हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। सो मेरा नेम है दीपाली कक्कड़ एंड नाबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के सेशन लेकर आती हूँ। एंड आज जो हमारा सेशन है वो सितंबर के करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जुलाई एंड अगस्त के हमने काफ़ी अच्छे से डेप्थ में सेशंस को कवर किया है एंड बहुत हमारे इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट करंट अफेयर विच यू कैन एक्सपेक्ट इन द फेज 1 ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जाम हमने उनको टारगेट किया था। तो आज हम क्या है अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे सितंबर मंथ को। एंड इन रिविजन्स के थ्रू वी वांट कि आप सब भी ऐसे ही अपना रैंक होल्डर्स में नेम ले आए, जैसे 2021 एंड 2022 में अभिपीडिया के साथ जुड़ के स्टूडेंट्स ने नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्शंस ली हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी राइट टाइम कि अब आप जो है अच्छे से अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके ऊपर एम्फोसिस करें। ठीक है, फाइनल रिविजन्स को ध्यान दें, जो चीज़ें आपकी पेंडिंग है ठीक है उसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग क्या चीज़ है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कवर कीजिए एंड रिविजन्स। तो रिविजन्स के लिए बेस्ट थिंग इज कि अगर आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो उसके लिए अभिपीडिया आपके लिए एक न्यू टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में यू विल गेट 31 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक टू द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम एंड रिवीजन के साथ साथ आपको प्रॉपर उसमें मिल जाएगा एनालिसिस। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज का जो हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमें एनालिसिस करना है, उसका जो हमारी प्रॉब्लम है इस टेस्ट सीरीज में सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 800 में यू कैन अवेल दिस टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस फॉर योर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम। ठीक है जी, तो नाउ वी विल प्रोसीड विद आवर सेशन। तो सेशन इज बेस्ड ऑन सितंबर करंट अफेयर्स एंड सेशन जो है हमारा ये फर्स्ट रहेगा। ठीक है, एज यूजुअल हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में हम जो है इंपॉर्टेंट थिंग्स को कवर करने वाले हैं। आप अपने नोट्स ले सकते हैं, साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट हेल्प करता है कि आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर क्वेश्चंस को अपना स्कोर देखिए कि विच नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian has won the 2023 Raman Magsaysay Award, also known as the Nobel Prize of Asia? ठीक है, तो रैमन मैग्से अवार्ड जो है काफी न्यूज में रहता है। तो रिसेंटली किस इंडियन को 2023 का ये अवार्ड मिला है, जिसे हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए रवि कनन, ठीक है, बी गौतम अडानी, सी गजल अलग या डी कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ए बी सी डी में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है आपको ये बताना है। एंड जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंडियंस ने एशिया में सोशल वर्क किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एंड रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये उन्हीं पर्सन्स को दिया जाता है जो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो रॉकफेलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ ने अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ फिलीपाइंस जो है इस अवार्ड को सेटअप किया था। ठीक है, एंड ये अवार्ड नेम्ड भी आफ्टर द वन ऑफ द लीडर ऑफ द फिलीपाइंस। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। तो जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर थे उनके नेम के ऊपर, फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट के नेम के ऊपर ही जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड नेम रखा गया है। ठीक है, तो इंडिया के कौन से विनर हुए हैं इस साल 2023 के ABCD में से? करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए रवि कनन। ठीक है, रवि कनन जो है ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, मीन्स वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ठीक है, सो उन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए काफी वर्क किया है। कैंसर स्पेशलिस्ट जो है वो डॉक्टर है रवि कनन फ्रॉम इंडिया। ही इज द रिसिपिएंट ऑफ द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, उसके साथ साथ और किनको मिला है ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सो सारी चीजों को अभी देखेंगे। सबसे पहले असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट जो है रवि कनन, इनको इस साल का रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑलरेडी ही इज रिसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। ठीक है, उसके साथ साथ इस साल जो 4 पर्सन, ठीक है, जो 4 पर्सन हुआ द विनर ऑफ द रैमन मैग्सेसे अवार्ड, दे आर द कॉर्वी रक्षांत फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है जी, यूगिनो लेमोस फ्रॉम तिमोर लेस्ते। ठीक है, मरियम कॉर्नल फेरर फ्रॉम द फिलीपाइंस एंड डॉक्टर रवि कनन आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो ये चारों ही नेम्स इंपॉर्टेंट है। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक नोट्स जहां भी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन कौन इसके विनर है? 65th जो हमारा अभी एडिशन हुआ है रैमन मैग्सेसे अवार्ड का, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ये सारे ही फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने। ठीक है, सो सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है एंड ऑन्कोलॉजिस्ट जो है रवि कनन, उन्होंने असम में अपने जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। ठीक है, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड जो है दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चाहे हम देख रहे हैं कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल अभी भी इतनी फील्ड्स हैं जिसमें इंडिया में अभी भी फर्स्ट वुमेन का टाइटल जो है वो नहीं मिला है किसी को, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी द हेड ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट पायलट जो है एयरफोर्स में पायलट अभी वुमेन रिसेंटली बनी, ठीक है। तो अभी भी कितने टाइटल्स आर वेटिंग कि उनको कोई वुमेन आके क्लेम करे, राइट। सो इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। जय वर्मा सिन्हा, सोमा मोंडल, मधुबाई पुरीबुच एंड डी रेखा शर्मा, ठीक है। तो माधापी पुरीबुच या रेखा शर्मा, ABCD में से क्या है आपका करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है, ठीक है। सो रेलवे बोर्ड जो है इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द रेलवे, ठीक है। रेलवे के डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को सारा हैंडल करती है। रिसेंटली सितंबर में ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनको मिली है फर्स्ट हेड, फर्स्ट CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मिली है एज अ वुमेन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका भी, ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा जो है ऑलरेडी ये जो है एक बहुत ही ऑफिसर रह चुके हैं ऑलरेडी IRMS में, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में, ठीक है जी। सो शी सक्सीडेड, मतलब किनकी बात आ रही है, तो अनिल कुमार के बाद जो है शी इज गेटिंग द चार्ज ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया एज द चेयरपर्सन CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे फर्स्ट वुमेन टू हेड द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया इज जया वर्मा सिन्हा, ठीक है जी। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये आपको एग्जाम में याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। डेज को हमें अच्छे से करना है, हमने हर एक सेशन के जो भी देखे हैं जुलाई अगस्त के अभी तक इंपॉर्टेंट डेज को साथ के साथ रिवाइज किया, ठीक है। सो वैसा ही क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी जो डे है इज ऑब्जर्व्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डे, सितंबर 5th, 8th, 14th और 16th, ठीक है। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात की गई है, कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ABCD में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। जल्दी से अपनी तरफ से सोचिए एंड चारों ही डेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम डेज वाले क्वेश्चन करते हैं वो ट्राई कि चारों के चारों ऑप्शन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, सो दैट हम उनको भी साथ ही रिवाइज कर लें, वी विल रिमेंबर कि ये वाला ऑप्शन गलत क्यों था, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, बी 8th ऑफ सितंबर, ठीक है। 8th ऑफ सितंबर को हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा जो है घोषित किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अब बाकी के सारे भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी देख लेते हैं। तो 5th ऑफ सितंबर को हम सबको पता है क्या है जी, हमारा इंडिया का टीचर्स डे होता है, ठीक है। इंडिया में हम टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है, ये तो हम सब अच्छे से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया 14th ऑफ सितंबर एंड 16। तो 14th ऑफ सितंबर को होता है हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस जो है वो 14th ऑफ सितंबर को आता है एंड 16th ऑफ सितंबर को होता है वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। तो वर्ल्ड ओजोन डे है जो है ये 16th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डेज को भी हमें अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे को भी देख लेते हैं, ठीक है। सो लिटरेसी वीक जो है इंडिया में 1 सितंबर टू 8th ऑफ सितंबर जो है सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। लिटरेसी वीक पूरा जो है मनाया गया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। सो यूनेस्को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे को जो डिक्लेयर करता है वो करता है 8th ऑफ सितंबर को। थीम क्या था, तो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन द ट्रांजिशन, ठीक है। सो वर्ल्ड इज इन अ ट्रांजिशन, हम जो है टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, तो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन अ ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन हम देख रहे हैं, AI आ रहा है, लर्निंग के टेक्निक्स चेंज हो रहे हैं, पहले हम अपना ऑफलाइन मेथड्स को भी ज़्यादा फॉलो करते थे, अब ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। इवन स्कूल एजुकेशन भी कोरोना के टाइम में बहुत चेंज हुई है, ठीक है। तो उससे थीम को हम इजीली याद रख सकते हैं कि प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड ऑफ ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी, ठीक है। तो कंप्लीट थीम क्या बन जाता है हमारा कि ट्रांजिशन में हम क्या है लिटरेसी को भी प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट एक ऐसा पीसफुल एंड सस्टेनेबल हमारा जो सोसाइटी है उसकी फाउंडेशन रखी जा सके, ठीक है। तो थीम को भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सिटी होस्ट द इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस, है कौन सी जो सिटी है उसमें इंटरनेशनल एरोस्पेस जो है कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, ठीक है। अगेन हम काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं बिकॉज इन द लाइट ऑफ G20 इंडिया में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुई थी, ठीक है। एंड G20 इज एन इम्पॉर्टेंट थीम फॉर एवरी एग्जाम जो भी इस साल हमारे होने वाले हैं। तो
जो कॉन्फ्रेंस है दैट इज द इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पुणे, ग्वालियर, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद, ठीक है। A B C D में से क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी, जो भी G20 है ना उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अलग से नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। कंप्लीट G20 के थीम, उनके जो अलग अलग कॉन्फ्रेंस है सबको उसमें नोट डाउन करते चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर वुड बी ग्वालियर, ठीक है। बी ग्वालियर जो है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस वहां पे ही हेल्ड हुई थी, ठीक है। सो इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस मूविंग टुवर्ड्स अ इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है। पूरा जो थीम है साथ में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री द्वारा, ठीक है, एट ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब ये G20 का ही एक इनिशिएटिव था, ठीक है। हमने एक B20 फोरम भी किया था जो बिजनेस फोरम था, ठीक है, जिसकी मीटिंग भी हुई थी, तो उसको भी याद रखना है। एंड साथ ही साथ अब हम इसको भी याद रखेंगे कि एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस है जो वो ग्वालियर में हुई थी मध्य प्रदेश में, G20 का ही एक इनिशिएटिव था। अब किस चीज के ऊपर, ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड द इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स। अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स के ऊपर वर्क करना है, मतलब जो हमारा एरोस्पेस है, ठीक है, उस फील्ड में हमें अपनी वैल्यू चेन्स बनानी है। वो क्या है कि ट्रेड को डेवलप करना है, ठीक है, इसीलिए B20 है। इसमें जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स चलती हैं दैट आर अबाउट द सप्लाई एंड परचेज स्केल, ठीक है, तो उसको डेवलप करने की ग्लोबली बात की गई है एरोस्पेस फील्ड में। उसके लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकली हेल्ड की गई थी टू स्ट्रेंथन एंड प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द G20 कंट्रीज इन द एरोस्पेस जो हमारा सेक्टर है, ठीक है जी। तो ये भी याद रखेंगे कि ग्वालियर में एरोस्पेस के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को भी के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि करंट में काफी अच्छे अच्छे चीजें जो न्यूज में थी। तो डैश स्टेट इज अ सेट टू यूज एन AI पावर्ड बोट टू क्लीन द उमियम लेक, ठीक है। तो उमियम लेक जो है इसको भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी लाइक उमियम लेक जो है वो कौन सी जो स्टेट को बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट का एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, ठीक है। सो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक स्टेट ने भी क्या किया है, इस लेक को, उमियम लेक को क्लीन करने के लिए AI पावर्ड जो है हमारी बोट को जो है इंस्टॉल किया है, ठीक है। उसमें जो बोट्स होंगी पहले तो वो बैटरी पावर्ड होंगी, ठीक है, वो गार्बेज कलेक्ट कर लेंगे। तो एक तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, एंड AI को जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं इनटू आवर नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है क्लीन करने के लिए। सो इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। कौन सी स्टेट में लिया गया है? फॉर द उमियम लेक, ठीक है जी। A वेस्ट बंगाल, C अरुणाचल प्रदेश, C सिक्किम या फिर D मेघालय, ठीक है। सो A B C D में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। जल्दी से आपको ये देखना है उमियम लेक कहाँ पे है, इतना भी पता हो जाएगा। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, AI पावर्ड बोट्स के बारे में पता है तो भी हो जाएगा, ठीक है जी। एंड नहीं पता है तो भी रिवाइज कर लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी D मेघालय, ठीक है। तो मेघालय के शिलोंग में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट जो है स्पॉट है उमियम लेक। इसी कारण ये बहुत ज़्यादा गार्बेज से भरा हुआ है। इफ़ यू विल सी वीडियोस तो आपको अच्छे से देखेंगे आप, ठीक है। तो उसी जो विलेज जो शिलोंग की लेक है उमियम लेक, उसी में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि AI पावर्ड जो है बोट्स जो है इंस्टॉल की जाएंगी। एंड ये पहला इनिशिएटिव नहीं है ऐसा, ठीक है। सो क्लियर बोट जो है, ठीक है, क्लियर बोट जो कंपनी है जिसकी AI पावर्ड बोट्स हैं, ऑलरेडी वाराणसी एंड बेंगलुरु में ऐसी बोट्स को पहले ही इंस्टॉल किया जा चुका है, ठीक है। सो उमियम लेक एक नोवेल इनिशिएटिव है, ठीक है, किसका? मेघालय गवर्नमेंट का। मेघालय गवर्नमेंट का है अंडर द स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, ठीक है जी। तो मेघालय गवर्नमेंट का अंडर द स्मार्ट विलेज जो इनिशिएटिव है, एक AI पावर जो है एनेबल्ड बोट, ठीक है। एंड अब किस किस की कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गई हमारी मेघालय गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड हो जाती है स्मार्ट विलेज मूवमेंट, ठीक है, जो कि ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मूवमेंट है। तो सेकंड हो जाती है स्मार्ट विलेज मूवमेंट। एंड थर्ड जो है हमारा दैट इज अ हांगकांग बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म क्लियर बोट, जो कि ये बोट को बना रहे हैं, ठीक है। तो तीन जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है, ग्लोबल NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एक हांगकांग बेस्ड जो है हमारी साइंस टेक की कंपनी है, ठीक है। सो मेन हमें लेक भी याद रखना है, एंड AI पावर्ड वाला वैसे भी कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, होप आपको वैसे ही याद रह जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है तो लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटर है, ठीक है, ये रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ है, पहली चीज, ठीक है। ये ऑलरेडी पुराना एक ऑर्बिटर है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने जो है, ठीक है, अब इसमें आपको बहुत बड़ा हिंट मिलेगा कि
लूनर रिकॉनेंस जो मिशन है इसने चंद्रयान 3 की फोटो कैप्चर की थी, ठीक है, इसलिए फिर से न्यूज में आ गया था। तो कौन सी एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था आपको ये बताना है, ठीक है। ए नासा, बी इसरो, सी रॉसकॉस्मोस एंड डी जाक्सा, ठीक है। नासा यूएसए, इसरो इंडिया, रॉसकॉस्मोस रशिया एंड डी जाक्सा जापान, ठीक है। तो ए बी सी डी में से कौन सी जो कंट्री है, कौन सी एजेंसी है जिसका ये मिशन है एलआरओ, जिसने चंद्रयान 3 की इमेज जो है कैप्चर की थी, ठीक है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है इसरो, वी नो, ठीक है। बट मे बी, है ना, अगर ऐसा सोचा जाए तो क्या पता इंडिया के ही किसी मिशन ने खींच लियो, बट ठीक है, ठीक है। सो इंडिया का मिशन नहीं है एलआरओ, एंड आई होप कि आपको पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है कि नासा का है ये मिशन, ठीक है। नासा का मिशन है, इवन इन 2009 ये मिशन लॉन्च किया गया था। इसका एम जो है कि 3D मैप करना है पूरे मून के सरफेस को, ठीक है। सो ये जो है एक पुराना मिशन ही है, बट न्यूज में आ गया है, तो थोड़ा सा रिवीजन इसकी भी आपको कर लेनी चाहिए कि जो है ये मून की 3D मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया एक मिशन था बाय द नासा, ठीक है। तो यही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपको पीडीएफ हमारे जो है पोर्टल पे मिल जाएगी, उस पर आज जाके आप बाकी इफ यू फील कि इंपॉर्टेंट है तो आप साथ में रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चंस करने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट हम ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन जो है ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो सम टाइम्स इजी क्वेश्चंस को भी आपको दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपको हेल्प ही करेगी, एंड वी आर नॉट, है ना, हम अगर एक्स्ट्रा है तो हम वैसे ही वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर ही नहीं आ रहे, करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो विच रेलवे स्टेशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड एज द ग्रीन रेलवे स्टेशन। ग्रीन रेलवे स्टेशन का अवार्ड कौन से रेलवे सर्टिफिकेशन जो है, ठीक है, सर्टिफिकेशन मिली है ग्रीन रेलवे स्टेशन की विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ द प्लेटिनम बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन में अगेन 2-3 फैक्ट हो गए, ठीक है, कि हाईएस्ट रेटिंग मिली है, प्लेटिनम रेटिंग मिली है, किसने दी है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, ठीक है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है ना, ये एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, ठीक है। तो ग्रीन जो रेलवे है स्कीम, सॉरी, ग्रीन रेलवे स्टेशन के अंदर जो है 6 क्राइटेरियाज के अंदर रेलवेज को देखा जाता है कि क्या वो सस्टेनेबल है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। सो ग्रीन बिल्डिंग अगर बात करें कि ग्रीन बिल्डिंग जो हमारा स्टेशन है, ग्रीन रेलवे स्टेशन है, इसकी सर्टिफिकेशन कौन करता है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल करती है, ठीक है। एंड कौन से रेलवे स्टेशन को ये अभी मिला है इंडिया के, ए, ठीक है, तमिलनाडु का, नेम में भी गलत हो जाए तो बच्चे जो है गुस्सा कर जाएंगे, ठीक है। तो चेंगालपट्टू, ठीक है, चेंगालपट्टू रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, कल्याण रेलवे स्टेशन, या फिर विजयवाड़ा, ठीक है। तो अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत की है, ठीक है, सो आप जो है उसको अच्छे से पढ़िए अगर आपको पता है, राइट। सो ए बी सी डी में से क्या है करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, कौन सी जो स्टेट है जिसके रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो है सर्टिफिकेशन मिला है, विच इज द हाईएस्ट विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ द प्लेटिनम, ठीक है। देता कौन है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, विजयवाड़ा, ठीक है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन एट द आंध्र प्रदेश जो है, इसको रिसेंटली जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो है सर्टिफिकेशन मिला है। किसने दिया है, दोबारा से याद कर लेते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो है काउंसिल ने दिया है। अब ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, दिस इज द डिवीजन ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री जो है, इसकी ही एक डिवीजन है, 2001 में फाउंड की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। अब ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, ठीक है, किस किस को ग्रीन बिल्डिंग के जो ठीक है रेट करता है, सर्टिफिकेशन देता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग स्कीम्स क्या हो चल रही हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटली हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या नहीं, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग से नेम से क्लियर होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के साथ वो सस्टेनेबली हमारा चले, ठीक है। कौन दे रहा है ये ग्रीन बिल्डिंग जो सर्टिफिकेशन है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, विच इज अ बॉडी और डिवीजन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है जी, फाउंडेड इन 2001, राइट। तो हमने बात की थी कि 6 जो है इन्वायरमेंटल कैटेगरीज जो है कंसिडर की जाती हैं, अगर रेलवे रेटिंग की बात की जाए रेलवे के स्टेशन की, तो वो कौन कौन से 6 इन्वायरमेंटल कैटेगरीज हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज द सस्टेनेबल फैसिलिटीज, ठीक है, जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं वो इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल है। सेकेंड इज हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडियन रेलवेज में हेल्थ एंड सैनिटेशन का इशू रहता है, तो यू कैन अज्यूम, ठीक है, कि अगर इतनी अच्छी रेटिंग मिली है तो विजयवाड़ा में क्लीननेस मिलेगी, राइट। विजयवाड़ा का जो रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश
में मिलेगी, ठीक है। थर्ड हो गया एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंसी। फोर्थ इज, ठीक है, एफिशिएंसी इज द वर्ड है, ठीक है, एनर्जी एंड द वाटर एफिशिएंसी, कि हम जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं और वाटर यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। फोर्थ हो गया हमारा स्मार्ट एंड द ग्रीन इनिशिएटिव एंड सिक्स इज द इनोवेशंस, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ की कैटेगरीज हैं जिनको देख के जो है रेलवे स्टेशन को रेटिंग दी जाती है, ठीक है। सो विजयवाड़ा को मिली है, इसको हम याद रखेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं जी। एट्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन है वायबिलिटी गैप फंडिंग के ऊपर, ठीक है, फॉर द, तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द BESS, ठीक है। व्हाट इज BESS? दैट इज अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग दी है टू जनरेट 4000 मेगावाट पर आवर, 4000 मेगावाट पर आवर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, कब तक इसको कंप्लीट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है दी गई है, ठीक है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग को थोड़े से शॉर्ट में हम जो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है, बट अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, कि उसमें से रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो इतने फाइनेंशियली, ठीक है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट वायबल, ठीक है। हमारी इकोनॉमी को चाहिए बट उससे हमें इनकम इतनी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट बिडिंग मंगाती है तो ऐसे में क्या बोलती हैं कंपनीज कि हम इसमें 100% इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है इसमें रिटर्न नहीं मिलेगी। तो कंपनी जो है अपनी बिड दे देती हैं कि हम मैक्सिमम 60%, 70% इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, बिकॉज जो प्रोजेक्ट था वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी था, सो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, प्राइवेट के साथ मिलके, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में जो होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है कि उस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए, उसका वो फंडिंग का गैप फिल करने के लिए गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है एट जीरो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी रिकवर किया जाए बट अभी के लिए गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए कि जो है प्राइवेट इनिशिएटिव ना रुके, ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे ही जो है इन्वेस्ट किया गया है इन द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कब तक कंप्लीट होनी है ये आपको बताना है, ठीक है जी। सो ऑप्शंस आर ए 2024-25, ठीक है, बी 2030-31, सी 2035-36, डी 2040-41, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है, एक चीज, ठीक है, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, बट वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है हमारे लिए ये एक कंसेप्ट, एक टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमने बोला है कि लॉन्ग टर्म में इसकी वायबिलिटी हो सकती है तो हम उसमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि 24-25 तक जो है इसकी जो प्रोजेक्ट है इसकी कंप्लीशन का नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से कुछ कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो वैसा ये क्वेश्चन था जिसमें हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, क्लियर है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है जिसने बजट में अप्रूव किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 2030 एंड 31, ठीक है। 2030-31 तक जो है इस प्रोजेक्ट को जो है इसकी फंडिंग को जो है अप्रूव किया गया है। तो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द स्कीम फॉर द वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। स्कीम में अब क्या टारगेट किया जा रहा है, 4000 मेगावाट पर आवर, ठीक है। कब तक ये हमें प्रोजेक्ट को अचीव करना है, इस टारगेट को अचीव करना है बाय 2030 एंड 31, बैक्ड बाय टू 40% कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि कंपनीज बोलेंगे कि हम पूरा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो कंपनी ने, जो प्राइवेट कंपनी है उसने बोला है कि वो 60% कैपिटल कॉस्ट को इनकर कर सकते हैं, 40% जो है वो गवर्नमेंट फिल करेगी अंडर द वायबिलिटी गैप फंड, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, आई होप आप सबको भी समझ आ गया होगा, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सो काफ़ी हमारी इंपॉर्टेंट कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कुछ इनिशिएटिव भी होते हैं, ठीक है। वैसे ही एक न्यू इनिशिएटिव हम बोल सकते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द भारत ड्रोन शक्ति, ठीक है। तो भारत ड्रोन शक्ति जो है ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड जो है हमारा ड्रोन शक्ति का जो प्रदर्शन हुआ है ये पहली बार हुआ है, ठीक है, या फिर शायद मे बी सेकेंड टाइम हुआ है, ठीक है। तो दूसरी बार हुआ है भारत ड्रोन शक्ति, ठीक है। तो कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था, पुणे, गाजियाबाद, मैसूरू या फिर हैदराबाद, ठीक है। ABCD में से कौन सी जो सिटी है जिसमें भारत ड्रोन शक्ति जो है 23 जो है इसको होस्ट
किया गया था। ठीक है जी। सो भारत ड्रोन शक्ति के बारे में भी देख लेते हैं। अब ये ड्रोन एग्जीबिशन कम डिस्प्ले है। ठीक है, ड्रोन्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो बाद में फिर गवर्नमेंट क्या लेके आई इसके लिए, जो ड्रोन के ऊपर रेगुलेशंस लेकर आई, एक बॉडी आई। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में बॉडीज यूनी आ रही है। ठीक है, सो उसी तरह भारत ड्रोन शक्ति जो है, ये हमारी जो ड्रोन्स है उसकी कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए जो है, इसको इस इवेंट को इनोग्रेट किया गया था एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, एट द गाजियाबाद। ठीक है, तो इसमें एरियल डेमोन्स्ट्रेशन 16 ड्रोन दिखाई गई थी। हमको सिंपली याद रखना है, भारत ड्रोन शक्ति जो है ये हिंडन एयरबेस स्टेशन एट द गाजियाबाद जो है कंडक्ट की गई थी। ठीक है, इसमें किससे लिंक्ड है, अब नेम से ही क्लियर है कि ड्रोन से लिंक्ड है। उसकी एग्जीबिशन, ड्रोन्स की एग्जीबिशन, उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनकी जो है फीचर्स, ठीक है, ये सब डिस्प्ले किए गए। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो अगेन टेक्नोलॉजी, आज वाले क्वेश्चंस में आई फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे टेक्नोलॉजी को लेके काफी लिंक्ड है। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया था एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज एनपीसीआई, बी नीति आयोग, डी नास्कॉम या फिर सी नास्कॉम या फिर डी यूआई डीएआई। ठीक है, तो सारी ही इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है इसमें तो। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस इनिशिएटिव को याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड इंस्टीट्यूशनल जो है इनिशिएटिव है इन द इंडिया। ठीक है, तो फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में लॉन्च किया गया था, वाज लॉन्च्ड बाय द डी, ठीक है, UIDAI। ठीक है, जो कि हमारी आधार की भी मेन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, दैट इज द यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में ये फेस्टिवल हुआ था, तो इसी में जो है फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, जो कि इन हाउस डेवलप किया गया है। ठीक है, मतलब इंडिया में ही डेवलप किया गया है। ठीक है, बाय AI एंड ML कैपेबिलिटीज फोकसिंग ऑन द री इमेजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो जो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये आधार से लिंक्ड है, तो इसी के लिए जो है फेस आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है ये लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हेल्ड एट मुंबई। ठीक है, तो लिंक्ड है तीनों ही चीज़ें की आधार की बॉडी है, आधार के लिए ही फेस रिकॉग्निशन जो है अनेबल किया गया है, इन हाउस डेवलप किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो ग्लोबल हमारा फिनटेक फेस्टिवल था ये भी इंडिया में ही, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हमें याद रखनी है एग्जाम के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शंस फॉर। ठीक है, तो ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर द वन सन वन वर्ल्ड एंड द वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो वन सन वन जो वर्ल्ड है एंड वन ग्रिड जो है, ठीक है, अगर सिर्फ इस इनिशिएटिव की बात करें, इस स्लोगन की बात करें, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जब फॉर्मेशन हुआ था 2018 में, तब पीएम मोदी ने ये जो है स्लोगन दिया था, वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। ठीक है, तो उसी को लेके जो है एक ट्रांसनेशनल, ठीक है, ट्रांसनेशनल मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन को क्रॉस करती हुई जो ग्रिड है, इसके ऊपर इंटरकनेक्शन के ऊपर कॉन्फ्रेंस की गई है। ठीक है, तो कौन सी सिटी में होस्ट हुई? ठीक है, न्यू दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या फिर बेंगलुरु। A, B, C या फिर D में से क्या है करेक्ट ऑप्शन, आपको ये बताना है। ठीक, तो इंटरनेशनल जो हमारा सोलर अलायंस है, ठीक है, ऑलरेडी जो है ये 2015 में फाइंड की गई थी। पहले इसमें ट्रॉपिक्स के बीच वाली कंट्री थी, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। अब इसमें सारी UN मेंबर्स की जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट वोटिंग राइट्स। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो वो है गुरुग्राम में। ठीक है, तो ये सब कुछ बॉडीज को लेके हमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज में होती है उनको तो हमें साथ साथ कवर करना ही होता है। ठीक है, सो अभी हम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे कि ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्टेड कनेक्शंस फॉर द वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड जो है कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो गुरुग्राम में है जी इसके हेडक्वार्टर। ठीक है, एंड गुरुग्राम को हम सबसे क्लोजली कौन सी सिटी के साथ एसोसिएट करते हैं? न्यू दिल्ली, राइट। तो न्यू दिल्ली में ही जो ये कॉन्फ्रेंस है ये कंडक्ट की गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि जो ट्रांसनेशनल इंटरकनेक्टेड ग्रिड के ऊपर, ठीक है, जो हमारी वन वर्ल्ड वन सन और वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने की थी? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड।
ठीक है। एंड ये हाईलाइट करता है क्रॉस बॉर्डर ग्रिड इंटरकनेक्शंस की बात करता है, बिकॉज काफ़ी नेशंस ऐसे हैं जहाँ पे सन जो है, ठीक है, उसकी सोलर एनर्जी, उसकी रीन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरकनेक्टेडनेस के ऊपर जो है स्टार्टिंग से ही सोलर अलायंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी जी न्यू दिल्ली में, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, दैट इज द क्लीन एयर सर्वे, ठीक है। तो 2023 का क्लीन एयर सर्वे जो हुआ है उसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है, ठीक है। तो इंदौर, मैसूरू, कोच्चि या फिर पणजी। तो ABCD में से क्या है करेक्ट आंसर? इंदौर, मैसूरू, कोच्चि या फिर पणजी में से कौन सी वो सिटी है जिसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप किया है, ठीक है। एंड जो हमारे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ सर्वेक्षण होते हैं, इनको भी हमें कुछ इंडेक्सेस हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही ये भी इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेकेंड टाइम जो है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है कंडक्ट किया गया था, एंड इट वॉज द सिटी हु टॉप दिस इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है इट इज रैंक फर्स्ट, ठीक है, सेकंड है आगरा एंड थर्ड इज थाने ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो तीनों ही सिटीज हमें याद रखनी है, इंदौर फर्स्ट, सेकंड आगरा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड थर्ड थाने ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। एंड एज आई सेड की सेकंड टाइम जो है इसका सर्वेक्षण किया गया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वेक्षण, ठीक है, कंडक्टेड बाय द, जो रिजल्ट अभी अनाउंस किए गए हैं बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें मेन रैंक्स जो है सिटी वाइज उनको याद रखना है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सी सिटी के कौन से रैंक हैं। टॉप 3 सिटीज आर इंदौर, देन आगरा एंड देन थाने, ठीक है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इंदौर जो है वो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में भी रिपीटेड इवन 6 ईयर कॉन्जिक्यूटिव जो है इसमें स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में भी सिटी ने टैग हासिल किया हुआ है, ठीक है। सो वी कैन टैग इट एज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, नासा के ऊपर है, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन है हमारा नासा का MOXIE, ठीक है। तो फुल फॉर्म देखने के बाद जो है हमारा ऑप्शन ही क्लियर हो जाएगा, बताएंगे अभी, ठीक है। सो मॉक्सी, नासाज मॉक्सी सक्सेसफुली जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच प्लेनेट, ठीक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम इंटरप्लैनेटरी जो अपनी एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं वो यही देखने के लिए कि इंसान और कौन से प्लेनेट के ऊपर जाके हैबिटेशन अपनी बना सकता है, ठीक है। तो उसी में नासा के मॉक्सी मिशन ने एक अनदर प्लेनेट के ऊपर ऑक्सीजन को भी सक्सेसफुली जनरेट कर दिया था। कौन से प्लेनेट के ऊपर? मार्स, जुपिटर, मून या फिर वीनस, ठीक है। सो एक आंसर एलिमिनेट हो जाता है, मून, विच इज नॉट आवर प्लेनेट, इट इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, राइट। तो बचे 3 ऑप्शन, मार्स, मून, वीनस या फिर जुपिटर, ठीक है। तो मॉक्सी, ठीक है, अगर मॉक्सी की फुल फॉर्म की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें से हमें पता चल जाएगा कि ये जो मिशन है ये मार्स के ऊपर है, बिकॉज मॉक्सी स्टैंड फॉर द मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इंस्टीट्यू उस जो इन्वायरमेंट के अंदर अंदर हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज करके ऑक्सीजन जनरेशन का जो है ये मिशन है USA का, नासा का, ठीक है। तो अगर अब कहीं भी आ जाए मॉक्सी, सो यू शुड नो कि ये नासा के मिशन है, मार्स के ऊपर ऑक्सीजन डेवलप करने के लिए जो है जनरेट करने के ऊपर एम्फेसिस करता है, एंड रिसेंटली सक्सेसफुली जो है CO2 से कन्वर्ट करके मार्स के ऑर्बिट पे ऑक्सीजन भी बना दी गई है थ्रू द मार्स ऑर्बिटन मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजिकली ब्रेक थ्रू है एंड इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। सो मॉक्सी इज ऑफ नासाज एंड मार्स, अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है इसके थ्रू ऑक्सीजन बन चुकी है मार्स के ऊपर, ठीक है। लेट्स सी टेक्नोलॉजी अब हमें कहाँ तक ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, 14th क्वेश्चन है, विच कंट्री और ब्लॉक हैज बीन रिसेंटली एडमिटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो इजी है येट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, काफी इसके ऊपर हेडलाइन सी G20 इज नाउ G21, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा नेशन जो है, कौन सा ब्लॉक जो है वो पार्ट बना है रिसेंटली G20 का, ठीक है। मॉरिशस, अफ्रीकन यूनियन, मालदीव्स या फिर इजिप्ट, ठीक है। तो एंड आई होप कि आप सबको इसका आंसर क्लियरली पता है कि अफ्रीकन यूनियन यूनियन ऑफ 55 अफ्रीकन नेशंस, ठीक है, जिसको एडमिट किया गया है इनटू द G20, एंड G20 अब G21 हो गया है। ये मेन जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, G20 की इंडिया में इन द न्यू दिल्ली, ठीक है। G20 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट जो समिट हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया है, ठीक है। तो मेन इनिशिएटिव क्या था, सो दैट जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनको ग्लोबल स्टेज पे एक वॉइस मिले,
दीज ऑल फोरम्स में क्या हो रहा है, हम अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एआई को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इवन एरोस्पेस को डेवलप करने के लिए। तो अगर अफ्रीकन यूनियन इससे बाहर है तो उनको इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो है स्पेस नहीं मिल रही है। तो इंक्लूजन के लिए जो है G20 में अब G21 बन के अफ्रीकन यूनियन को एडमिट किया गया है, ठीक है, सो दैट वो अपने नेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट कर पाए। बहुत ही इजी येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस काफी आएंगे। एशियन गेम्स भी रिसेंटली जो है कंक्लूड हुई हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस हम उनके ऊपर भी विच आर एक्सपेक्टेड, जो एग्जाम के कुछ टाइम पहले तक एक्सपेक्टेड हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द रनर्स ट्रॉफी इन द यूएस ओपन डबल्स फाइनल। यूएस ओपन डबल फाइनल में रनर्स की ट्रॉफी मिली है इंडियन प्लेयर को, ठीक है, इंडियन टेनिस प्लेयर को। कौन है वो, आपको ये बताना है। ए रोहन बोपन्ना, बी सोमदेव देवराम रमन, ठीक है, सी चिराग शेट्टी या फिर डी के श्रीकांत, ठीक है। ए बी सी डी में से क्या है करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है। रनर्स ट्रॉफी किसको मिली है यूएस डबल ओपन डबल फाइनल में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए, रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना जो है वो रनर अप रहे थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, ठीक है। एंड इन्होंने जो लॉस्ट किया है डबल्स ओपन था, तो देवर प्लेइंग इन द डबल्स, ठीक है। इंडियन हमारे रोहन बोपन्ना एंड जो ऑस्ट्रेलियन थे देवर द मैथ्यू एडन मे बी, ठीक है। एंड डिफेंडिंग यूएस ओपन मेंस डबल जो चैंपियन थे राजीव राम एंड जो सोएल्सन इन द यूएस फाइनल, ठीक है। तो ये रनर अप रहे और डिफेंडर जो थे वो जीत गए, करेक्ट। तो हमें याद रखना है यूएस ओपन डबल्स में रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडन जो हैं इन्होंने दे आर द रनर अप्स एंड जो विनर्स हैं दे आर द राजीव राम एंड जो सेलिसबरी, ठीक है जी। सो हमें इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी न्यूज़ में रहते हैं वो भी टारगेट करने हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जो है इंडिया का एथलेटिक्स में एशियन गोल्ड जो एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें भी पहला गोल्ड जीता है, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ईजी भी है बट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा हैज़ बिकम गोल्डन बॉय फॉर द इंडिया, ठीक है। सो वैसे ही वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर्स को भी, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स को भी आपको कवर करके चलना है, ठीक है जी। तो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉड्यूल कोर्सेज हैं, उन सब के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड पूरी अभिपीडिया की टीम जो है वो आपकी नाबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही अच्छे सेशंस लेके आते रहेगी। यू जस्ट नीड टू लाइक एंड शेयर एंड रिवाइज करते रहिए। तो थैंक यू, दैट इज फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।